मंगल 9 दिसंबर के सैरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इंडिया को अमेरिका में चावल डंप करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। And so we'll end up putting very severe tariffs on that if we have to, because that's the way you want to bolster here. डोनाल्ड ट्रंप ने एनवीडिया को जदीद AI चिप्स चीन को बरामद करने की इजाजत दे दी। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमेरिकी असला तालिबान का दिफाई ढांचा बन चुका, अमेरिकी रिपोर्ट में इंकिशाफ। सऊदी अरब और कतर के दरमियान तेज रफ्तार ट्रेन सर्विस की तामीर का मुआहिदा। कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान झड़पों में तेजी और हलाकतों में इजाफा। भारत की लोकसभा में वंदे मातरम पर सियासी हलचल, मोदी के इल्जामात और अपोजिशन का सख्त रद्द अमल। IMF की पाकिस्तान के लिए $1.20 अरब मालियत की किस्त की मंजूरी। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, यूट्यूबर टक्की भाई का दौरान हिरासत तशद्दुद और रिश्वत वसूली का इल्जाम। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगे, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इंडिया को अमेरिका की मार्केट में चावल डंप करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीर के रोज़ सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी काश्तकारों और ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद के नुमाइंदों से मुलाकात की। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी एक वीडियो में कैनेडी राइस मिल से मुंसलिक मैरल कैनेडी को सदर ट्रंप को बताते सुना जा सकता है कि उनका कहना था कि उनका मानना है कि कुछ ममालिक अमेरिकी मार्केट में चावल डंप कर रहे हैं और इससे जनूबी अमेरिका के काश्तकार बहुत मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ बात सिर्फ कीमतों की नहीं। इस पर ट्रंप ने सवाल किया कि कौन से ममालिक इस अमल में शामिल हैं। इस पर मैरल ने बताया कि इंडिया और थाईलैंड अमेरिका में चावल डंप कर रहे हैं, जबकि चीन यही काम पोर्टो रिको में कर रहा है, जो कभी अमेरिका के काश्तकारों के लिए सबसे बड़ी मंडी हुआ करता था। वाज़ेह रहे कि डंपिंग से मुराद किसी भी मुल्क की जानिब से किसी दूसरे मुल्क में इंतहाई कम कीमत पर कोई मसनूआत फरोख्त करना ताकि इस प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर हासिल किया जा सके है। मैरल कैनेडी का कहना था कि दरामदी टैरिफ आयद करने से काम बन रहा है, लेकिन हमें टैरिफ में मज़ीद इजाफा करने की ज़रूरत है। इस मौके पर अमेरिकी सदर ने अपने वज़ीर तिजारत से पूछा कि इंडिया को इस बात की इजाज़त क्यों दी जा रही है। उन्हें तो इस चावल की बरामद पर टैरिफ अदा करना होता है, क्या उन्हें चावल पर कोई छूट हासिल है? वज़ीर तिजारत का कहना था कि ऐसा नहीं है और इंडिया के साथ तिजारती मुआहिदे पर अभी काम जारी है। ट्रंप का कहना था कि इंडिया को चावल की डंपिंग नहीं करनी चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जा सकता। We're seeing it in a much bigger way now. The tariffs are working, but we need to double down because You want more? I mean, well, they're cheating, right? They're not. They're just subsidizing and then India. Tell me about India. Why is India allowed to do that? They have to pay tariffs. Do they have an exemption on rice? No, sir. We're still working on their trade deal. So Yeah, but they should be dumping. I mean, I heard that from London. So you can't do that. There's a WTO case against India Give me right now. Give me the countries if you could. Go ahead. अमेरिका के सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि कंप्यूटर चिप्स बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एनवीडिया को अपनी जदीद H200 चिप चीन में मंजूर शुदा सार्फिन को फरोख्त करने की इजाज़त देंगे। पीर के रोज़ अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि हम कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अमेरिका में मुलाज़मतें पैदा करेंगे और AI के मैदान में अमेरिकी बरतरी बरकरार रखेंगे। अमेरिकी सदर का ये फैसला AMD जैसी दीगर कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनियों पर भी लागू होगा। याद रहे कि एनवीडिया के सरबराह जेनसन हुआंग ने इस मंजूरी के लिए बड़े पैमाने पर लॉबिंग की थी और इस सिलसिले में गुज़िश्ता हफ्ते वाशिंगटन का दौरा भी किया था। दुनिया की सबसे बड़ी और मारूफ चिप कंपनी एनवीडिया गुज़िश्ता कुछ अरसे से अमेरिका और चीन के दरमियान होने वाली रस्साकशी से काफ़ी मुतासिर हुई है। अमेरिकी हुकाम की जानिब से कंपनी पर बीजिंग को अपनी जदीद तरीन चिप्स फरोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। सदर ट्रंप ने जुलाई में एनवीडिया पर चीन को चिप फरोख्त करने पर पाबंदी उठा ली थी, ताहम उन्होंने मुतालबा किया था कि कंपनी चीन से होने वाली अपनी आमदनी का 15% अमेरिकी हुकूमत को अदा करे। इसके बाद बीजिंग ने
मुबैना तौर पर अपनी टेक्नोलॉजी कंपनियों को हुक्म दिया था कि वो चीनी मार्केट में इस्तेमाल के लिए तैयार करदा एनवीडिया के चिप्स खरीदना बंद कर दें। एनवीडिया का H200 चिप उसके जदीद तरीन AI सेमीकंडक्टर ब्लैकवेल चिप से 1 दर्जा कम है। अमरीकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन यानी सिगार की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अमेरिका ने 20 साला अफगान जंग में तामीर नौ पर $144 अरब खर्च किए, मगर 2021 में इनखला के दौरान $7 अरब से जायद का फौजी साजो सामान अफगानिस्तान में छोड़ा गया, जो अब तालिबान हुकूमत के दिफाई ढांचे का हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान फोर्सेस को फराहम करदा 162 तैयारों, 96,000 गाड़ियों और 4,27,000 से जायद हथियारों में से बड़ी तादाद तालिबान के हाथ आ चुकी है। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि यही असला कालादम TTP के पास भी पहुंच रहा है, जो पाकिस्तान में हमलों में इस्तेमाल हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट ने भी अफगान तालिबान की जानिब से TTP को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद की निशानदेही की थी। अफगान उमूर के माहिरीन का कहना है कि ये असला न सिर्फ तालिबान बल्कि ब्लैक मार्केट में भी फरोख्त होता रहा है और पाकिस्तान समेत ईरान और वस्ती एशिया तक स्मगल हुआ। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक तालिबान इस असले को माले गनीमत समझते हैं और अमेरिका के लिए इसे वापस लेना अब तकरीबन नामुमकिन है। सऊदी अरब और कतर ने दोनों मुल्कों के माबैन तेज़ रफ्तार ट्रेन सर्विस शुरू करने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत आइंदा 6 बरसों में दोनों ममालिक को बजरिया जदीद रेल एक दूसरे से मिला दिया जाएगा। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA का कहना है कि इस मुआहदे पर दारुल हुकूमत रियाज में दस्तखत हुए और इस तकरीब में सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद सानी भी मौजूद थे। इस मुआहदे के तहत सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज को कतर के दारुल हुकूमत दोहा से मिलाने के लिए 785 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन बनाई जाएगी। ये रेलवे लाइन सऊदी अरब के शहर दमाम से होती हुई किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कतर के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुंसलिक करेगी। बयान में यह भी कहा गया है कि इस ट्रेन सर्विस से दोनों ममालिक के माबैन सफरी सहूलियात बेहतर होंगे और 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन से सफर के दौरानिये में 2 घंटे कमी आएगी। SPA के मुताबिक कतर और सऊदी अरब के माबैन इस हाई स्पीड ट्रेन से सालाना 1 करोड़ मुसाफिर सफर करेंगे और इस मंसूबे से 30,000 अफराद के लिए मुलाजमत के मौके भी पैदा होंगे। रेलवे लाइन मंसूबा मुकम्मल होने पर दोनों ममालिक की मईशत को इससे तकरीबन 115 अरब रियाल का फ़ायदा होगा। हुकाम का ये भी कहना है कि मयार और हिफाजत के आला तरीन बैनुल अक़वामी मयारात के मुताबिक तामीर होने वाली इस रेलवे लाइन में जदीद तरीन रेलवे टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल किया जाएगा और उम्मीद है कि यह मनसूबा आइंदा 6 साल में मुकम्मल हो जाएगा। बयान में यह भी कहा गया है कि यह मनसूबा इलाकाई तरक्की के लिए अहम तरीन स्ट्रेटेजिक मनसूबों में से एक है, क्योंकि जदीद तरीन रेलवे नेटवर्क खलीज ताउन कौंसिल में शामिल ममालिक के रवाबत को मजीद मुस्तहकम और मजबूत बनाता है। कंबोडिया की वजारत दिफा का कहना है कि थाईलैंड की अफवाज की जानिब से मंगल की रात सरहदी सूबे बंटे मींचे में फायरिंग के नतीजे में मजीद 2 शहरी हलाक हो गए हैं। वजारत दिफा का कहना है कि दोनों अफराद कौमी शाहराह पर सफ़र कर रहे थे। इससे कबल कंबोडिया के वज़ीर इत्तलात ने बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारे AFP को बताया कि पीर को थाई फोर्सेस की गोलाबारी के नतीजे में 4 कंबोडियाई शहरी हलाक हुए थे। गुज़िश्ता रोज़ थाईलैंड ने दावा किया था कि कंबोडिया की जानिब से फायरिंग के नतीजे में उसका एक फौजी हलाक और 4 दीगर जख्मी हुए थे। दोनों मुल्कों के माबैन झड़पों के बाइस कंबोडिया के सरहदी इलाकों में हजारों अफराद ने रात पनाहगाहों में गुजारी, जबकि दोनों फरीकैन ने एक दूसरे पर जारियत का इल्ज़ाम लगाया है। थाईलैंड का कहना है कि उसके फौजियों ने कंबोडिया की जानिब से थाईलैंड के सूबा ओबन रतचाथानी में फायरिंग का जवाब दिया था, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में फौजी अहदाफ पर फिजाई हमले भी किए गए थे। दूसरी जानिब कंबोडिया का दावा है कि जारियत का आगाज़ थाई अफवाज ने किया था। इंडिया की लोकसभा में कौमी नगमे वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर बहस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुस्लिम लीग की मुखालफत के बाइस इस नगमे के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मोदी का कहना था कि 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना के एतराज़ात के बाद कांग्रेस ने दबाव में आकर वंदे मातरम के इस्तेमाल पर नजर सानी की, जिससे तकसीम के बीज बोए गए। वंदे मातरम के प्रति
मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने मोदी के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने ही इसे कौमी गीत का दर्जा दिया था और मुस्लिम लीग के एतराजात कबूल नहीं किए गए थे। उन्होंने वजीर आजम पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी ने मौजूदा मसाइल हत्ता के दिल्ली धमाके का भी जिक्र नहीं किया है। I have decided now to reach Calcutta on the 25th morning. This will give me time to see Dr. Tagore as well as other friends. समझ रहे हैं आप? प्रधान चुप है तो समझ ही गए होंगे। फिर क्या होता है? फिर नेहरू जी कलकत्ता जाते हैं और गुरुदेव जी से मिलते हैं और उसके अगले दिन गुरुदेव जी एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें वो लिखते हैं, अंग्रेजी में चिट्ठी है, उसका एक अंश मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि जो दो अंतरे हमेशा गाए जाते थे उनका महत्व इतना गहरा था कि उस हिस्से को कविता के शेष हिस्से तथा पुस्तक के उन अंशों से अलग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा से वही दो अंतरे ही गाए जाते थे और उनको गाते हुए कुर्बानी देने वाले सैकड़ों शहीदों के सम्मान के लिए उन्हें ऐसे ही गाना उचित रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में जोड़े गए अंतरों का सांप्रदायिक मायना निकाला जा सकता है और उस समय के माहौल में उनका इस्तेमाल अनुचित होगा। इस इशू पर पार्लियामेंट के बाहर भी सियासी गर्मागर्मी देखी गई। कांग्रेस रहनुमाओं ने आरएसएस से आज़ादी तहरीक में किरदार के सबूत मांगे, जबकि अखिलेश महादेव ने कहा कि बीजेपी इस मामले को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। उसी दौरान उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम लाजमी करवाने का ऐलान किया, जिसकी समाजवादी पार्टी और मुस्लिम रहनुमाओं ने मुखालफत की। उनका कहना है कि आईन किसी को भी किसी खास नगमे के गाने पर मजबूर नहीं करता। याद रहे, वंदे मातरम की तारीख 1875 से शुरू होती है और ये नगमा इब्तिदाई से ही मजहबी और सियासी बहस का मरकज रहा है। बंकम चंद्र चटर्जी पहले हिंदुस्तानी थे जिन्हें 1858 में मलिका इंग्लिस्तान के जरिए बरतानवी इंडियन कॉलोनियों पर कब्जा करने के बाद डिप्टी कलेक्टर मुकर्रर किया गया था। वो 1891 में रिटायर हुए और बरतानवी हुक्मरानों ने उन्हें राय बहादुर समेत कई अलकाबात से नवाजा। उन्होंने ये गीत बंगाली और संस्कृत में 1875 में लिखा था। बंकम ने बाद में इसे अपनी मशहूर लेकिन मुतनाज़ा तसनीफ आनंद मत में शामिल किया। इस गीत के बारे में एक दिलचस्प हकीकत यह है कि इसमें जिन अलामतों और मनाजिर का जिक्र किया गया है, इन सब का ताल्लुक बंगाल की सरजमीन से है। इस गीत में बंकम ने 7 करोड़ लोगों का भी जिक्र किया है, जो इस वक्त सूबा बंगाल, जिसमें उड़ीसा और बिहार शामिल थे, की कुल आबादी थी। इसी तरह जब अरुबंदो घोष ने इसका तर्जुमा किया तो उसका उन्वान बंगाल का कौमी नगमा रखा गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत के लिए एक खूबसूरत धुन भी तरतीब दी थी। बंगाल की तकसीम ने सही मानों में इस गाने को बंगाल का कौमी तिराना बना दिया। सन 1905 में बरतानवी हुकूमत की तरफ से बंगाल की तकसीम के खिलाफ अवामी गम गुस्से ने इस गीत, खास तौर पर इसके कोर्स को अंग्रेजों के खिलाफ हथियार बना दिया था।
फिर आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लेने वालों बाशमूल हिंदू और मुसलमान दोनों ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ अपने एहतजाज में इस गीत को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। जब बरतानवी फौज ने बांग्लादेश में किसान रहनुमा एम रसूल की सदारत में वंदे मातरम नज़म गाने पर बंगाल कांग्रेस के सूबाई इजलास पर वहशियाना हमला किया तो वंदे मातरम का नारा पूरे बंगाल में जंगल की आग की तरह फैल गया। रातों रात ये न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे मुल्क में गूंजने लगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल और इशफाक उल्लाह खान जैसे आज़ादी के जंगजुओं ने भी वंदे मातरम का नारा लगाया। ये नारा इनकलाब जिंदाबाद की तरह मुश्तरिका कौम परस्ती का मंत्र बन गया था। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड यानी IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की नई किस्त की मंजूरी दे दी है। वाशिंगटन में मुनक़दा बोर्ड इजलास में ये फैसला इस बुनियाद पर किया गया कि पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात के लिए मुकर्रर करदा शराइत पर अमल दरामद किया है। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को फौरी तौर पर 1 अरब डॉलर जारी किए जाएंगे, जबकि 20 करोड़ डॉलर मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए IMF के रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत मिलेंगे। IMF का कहना है कि तबाहकुन सैलाब के बावजूद पाकिस्तान ने प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया और मालियाती इस्तेहकाम बेहतर बनाया। इदारे ने जोर दिया कि पाकिस्तान माहौलियाती इस्लाहात, तवानाई के शोबे की बेहतरी और निजकारी के अमल को तेज करे। याद रहे कि सितंबर 2024 में IMF ने पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी थी, जिसके तहत अब तक मजमूई तौर पर 3.3 अरब डॉलर पाकिस्तान वसूल कर चुका है। IMF की जानिब से किस्त की मंजूरी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंगल के रोज तेजी का रुझान रिकॉर्ड किया गया और मार्केट में कारोबार के आगाज पर इंडेक्स 1000 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,68,537 पॉइंट्स की सतह तक पहुंच गया। पाकिस्तान के सूबे पंजाब की हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक कवानीन में हालिया तरामीम के बाद सूबे भर में उन पर सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। नए कवानीन के मुताबिक जुर्मानों में इजाफा, सेफ्टी गियर की पाबंदी, लाइसेंस की सख्त जांच और ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफवर्जी पर फौरी एक्शन शामिल है। अवाम की जानिब से इस कानून पर मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। कुछ शहरियों का मानना है कि सख्त कवानीन हादसात में कमी का बाइस बनेंगे, जबकि दीगर का कहना है कि जुर्माने गैर मामूली तौर पर ज्यादा हैं और उन पर नजरसानी होनी चाहिए। हुकाम के मुताबिक तरामीम ट्रैफिक हादसात में इजाफे और शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र की गई हैं। मज़ीद तफसीलात तुरहब असगर और फुरकान इलाही की रिपोर्ट में। की कर सकते हूँ, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिता है, बर्दाश्त करना पड़ेगा जी। पीछे वाला डबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अजीब लगेगा। पीछे अगर लेडीज बैठी होगी तो फिर अजीब कैसा लगेगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से हालिया दिनों में ट्रैफिक के कवानीन में तरामीम की गई, जिसके बाद लाखों की तादाद में चालान किए गए, करोड़ों रुपए के जुर्माने वसूल किए गए और हजारों FIR भी दर्ज की गई, जिसमें कम उम्र बच्चे भी शामिल थे। उसके नतीजे में आज ट्रांसपोर्ट गुड्स की जानिब से पंजाब भर में हड़ताल का ऐलान किया गया, जिसे मुज़ाकरात के बाद ख़त्म कर दिया गया। 3 चीज़ें हैं तरामीम जो हैं। पहली ये है कि जुर्मानों की जो शरह थी उसमें रद्द-ओ-बदल किया गया है, क्योंकि 1965 में जो 200 रुपये या 500 रुपये जुर्माने थे, अब उनको तब्दील करके कहीं 2000 कहीं 3000 रुपये तक लेके जाया गया है। दूसरा उसका कंपोनेंट ये है कि कुछ ऐसे कवानीन थे जो कि उस वक़्त शायद एनविज़िज करना मुश्किल था, जैसे गाड़ी चलाते हुए सेल फ़ोन का इस्तेमाल करना या 3 व्हीलर्स का, तो उनको कानून के दायरे कार में लाया गया। और जो तीसरा कंपोनेंट है वो ये है कि जो कवानीन काबिल दस्तंदाजी पुलिस नहीं थे, 1965 के कानून के तहत उनकी कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के पास भेजी जाती थी। 9 ऐसे कवानीन हैं जो कि पब्लिक न्यूसेंस बन गए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ, छतों पे मुसाफिर बिठाने वाली गाड़ियाँ। और उसका मस्बत नतीजा, जो इम्पैक्ट जिसे आप कहते हैं, वो ये है कि पिछले 11 दिन में हमारे 27 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, 27 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिसमें अर्बन एरिया में एक भी फेटल एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक भी शख्स की मौत वाक़ई नहीं हुई ट्रैफिक हादसे की वजह से। ओवरऑल हमारे जो सारे एक्सीडेंट्स पे शमूल फेटल एंड नॉन फेटल, उसमें भी तकरीबन 1/3 से ज़्यादा की कमी हो चुकी है सिर्फ 10 दिन के अंदर। इन 10 दिन के अंदर हमारे पास 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। कि 2022, 23 और 24 का जो टाइम लाइन डेटा है
وہ ہمیں بتاتا ہے کہ فیٹل ایکسیڈنٹس میں 8% جوونائل ڈرائیورز انوالو ہوتے ہیں. تو ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ کسی بھی بچے کا کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کسی FIR کے حوالے سے جو ہے مشکل پیدا کرنے کا باعث بنے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ بچے جو ہیں وہ بے احتیاطی سے گاڑی چلاتے ہوئے دوسرے لوگوں کی جان کے لیے خطرہ بن جائیں. جہاں بہت سے لوگ اس قانون کو ایک اچھا عمل قرار دے رہے ہیں، وہیں پر دوسری جانب بہت سے ایسے لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی جو ڈرے ہوئے تھے. ہر بندہ اتنا چلان فون نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. ہم جیسے کئی لوگ اس طرح کے ہیں جو بیچارے روزانہ روز کا مطلب اپنا گھر کا سسٹم چلا رہے ہیں، 2-2, 2.5-2.5, 3-3 ہزار کا چلان تو نکلتا ہے. گورنمنٹ آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہی ہے، گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں. میرا بیٹا بھانجا پچھلے سال موٹر سائیکل سے گر کے اور فائر ہو گیا. پہننا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ 2000 کا چلان کروائے، ایک ہی دفعہ میں 1500 روپے کا ہیلمٹ لے لے اور اپنے آپ کو سیو کرے. آپ سے التماس ہے کہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں. بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف چلان کے ساتھ ساتھ FIR کا اندراج کیا جائے گا. لوگ آ کر رک کر ہم سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں کن کن وائلیشنز پر FIR ہے، کون کون سے جرمانے بڑھے ہیں، کون کون سی ایسی وائلیشنز ہیں جن پر جرمانے بڑھے ہیں، کیونکہ سب کو اپنی جان عزیز ہے اور سب کو اپنا پیسہ بھی عزیز ہے. میمز جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت بڑی تعداد میں ہمیں نظر آئیں، لوگ ہیلمٹ پہننے کے اتنے پابند ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کے مطابق کہ وہ گھروں میں اور روزمرہ کی زندگی میں بھی ہیلمٹ پہن رہے ہیں. ان اے وے ہم اس کو ایک پازیٹیو فیڈ بیک کے طور پہ لیتے ہیں کہ جو ہمارا میسج ہے وہ عوام تک پہنچ رہا ہے اور ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہیلمٹ پہنے بغیر موٹر سائیکل چلانا جو ہے وہ اب ممکن نہیں ہے. گورنمنٹ آف پنجاب کا جو بجٹ ہے وہ 5 ٹریلین روپیز سے زیادہ ہے. تو چند ہزار یا چند لاکھ کے جرمانوں سے گورنمنٹ کا نہیں، آپ لوگوں نے کروڑوں روپے جمع کیے ہیں. ایون اگر کروڑوں روپے بھی ہوں تو صرف لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے گورنمنٹ کا مطمع نظر خزانہ بھرنا نہیں. ٹریفک پولیس اس ارادے کے ساتھ اس وقت سڑکوں پر موجود ہے کہ آگاہی مہم کے ساتھ ساتھ ان قوانین کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے سختی کریں گے تاکہ سڑکوں کو لوگوں کے لیے محفوظ بنایا جا سکے. گزشتہ شب یوٹیوبر سعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی نے اپنے تازہ ویلاگ میں دعویٰ کیا کہ دوران حراست NCCIA اہلکاروں نے ان پر تشدد کیا اور رشوت کا مطالبہ بھی کیا. ویلاگ میں ڈکی بھائی نے کہا کہ گرفتاری کے دوران انہیں جسمانی و ذہنی طور پر ہراساں کیا گیا. اس کے جواب میں NCCI نے الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ تمام کارروائی قانون کے مطابق کی گئی اور کسی بھی قسم کے تشدد یا رشوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ادارے کا کہنا ہے کہ ڈکی بھائی کے خلاف کارروائی شواہد کی بنیاد پر کی گئی تھی اور ویلاگ میں لگائے گئے دعوے جھوٹ پر مبنی ہیں. مزید تفصیلات نازش فیض کی اس رپورٹ میں. ڈکی بھائی اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ رہائی کے بعد ان کا وہ پہلا ولاگ ہے جو انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا ہے. اس ولاگ میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ NCCI کے 2 آفیسرز نے ان کی گرفتاری کے بعد نہ صرف ان پر تشدد کیا بلکہ ان سے کروڑوں روپے رشوت کی ڈیمانڈ بھی کی. ڈکی بھائی جن کا اصل نام سعد الرحمان ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ گرفتاری کے بعد انہوں نے تفتیش کے پروسیس میں NCCI کے ساتھ مکمل تعاون کیا، لیکن اس کے باوجود آفیسرز نے ان پر تشدد کیا. ڈکی بھائی کا کہنا تھا کہ تفتیش کے دوران ایک آفیسر نے ایک 7 سالہ بچے کو ویڈیو کال کی اور کہا کہ آپ تم اسے جانتے ہو، جس کے جواب میں بچے نے کہا کہ یہ ڈکی بھائی ہیں. اس پر انہوں نے مجھ پر تشدد کرتے ہوئے کہا کہ یہ جوئے کو پروموٹ کرتا ہے، تم آئندہ اس کی ویڈیوز مت دیکھنا. ڈکی نے یہ بھی الزام لگایا کہ دوران حراست ان پر بار بار زور دیا جاتا رہا کہ وہ اگر مقدمہ ختم کروانا چاہتے ہیں تو آفیسر سے ڈیل کر لیں، اور اس سلسلے میں 7 سے 8 کروڑ روپے رشوت طلب کی گئی. یہاں آپ کو بتا دیں کہ ڈکی پر الزامات کیا کیا ہیں. ڈکی کے یوٹیوب پر 9 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں اور ان کا شمار پاکستان میں سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے یوٹیوبرز میں ہوتا ہے. ان پر الزام ہے کہ وہ ان چند پاکستانی یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی شہرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور فائنینشیل فائدے حاصل کرنے کی غرض سے عام پاکستانی شہریوں کو گیمنگ کی ایپس میں انویسٹمنٹ کرنے پر اکسایا. اس کے بعد ڈکی بھائی کو اسی سال اگست میں لاہور ایئرپورٹ سے حراست میں لیا گیا جب وہ اپنی وائف اروپ جتوئی کے ساتھ ملیشیا جا رہے تھے، اور تقریباً 3 ماہ بعد 26 نومبر کو لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر انہیں ضمانت پر رہا کیا گیا. تو ڈکی کے ان الزامات پر NCCI کا کیا کہنا ہے؟ سعد الرحمان کے الزامات پر شارٹ رسپانس دیتے ہوئے NCCI کے ترجمان نے BBC کو بتایا
کہ بدعنوانی میں افراد ملوث ہوتے ہیں نہ کہ ادارے، اور ان کا ادارہ اپنے آفیسرز کی جانب سے کسی بھی قسم کی کرپشن کے خلاف سخت اور ناقابل سمجھوتہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس معاملے پر تمام کارروائی میرٹ پر اور مکمل قانونی طریقہ کار کے مطابق جاری ہے۔ ایف آئی اے نے ڈکی بھائی کے اہل خانہ سے ملزم اور ان کی اہلیہ کو ریلیف دینے کے عوض رشوت لینے، اختیارات کے ناجائز استعمال اور دیگر الزامات کے تحت این سی سی آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری، ڈپٹی ڈائریکٹر زوار احمد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر شہیب ریاض، این سی سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر میں تعینات ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن محمد عثمان اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایاز خان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ صرف 1.5 سال قبل قائم ہونے والے اس ادارے این سی سی آئی اے کے کئی افسران اور اہلکاروں پر کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگنے کے بعد اس ادارے کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔ اسلام آباد میں منگل کو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اہم تقریب کے دوران پاکستان اور انڈونیشیا نے دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے متعدد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ اس موقع پر انڈونیشیا کے صدر پرابھوو سوبیانتو اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے اور دونوں رہنماؤں نے معاہدوں کے تبادلوں کا مشاہدہ کیا۔ تقریب میں دونوں ممالک کے وزراء نے مختلف شعبوں میں تعاون سے متعلق دستاویزات کا تبادلہ کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن اور انڈونیشیا کی وزارت تعلیم و سائنس کے درمیان ڈگریوں اور سرٹیفکیٹس کی باہمی شناخت کا معاہدہ ہوا۔ اس سلسلے میں انڈونیشین ایڈ اسکالرشپ پروگرام کے تحت طلباء کے لیے سہولتیں فراہم کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہنوں نے گورکھپور ناکے پر روکے جانے کے خلاف احتجاج شروع کر دیا ہے۔ پولیس نے جیل جانے والے راستے پر رکاوٹیں کھڑی کر کے بھاری نفری تعینات کر دی تھی۔ کارکنان اور پولیس آمنے سامنے آ گئے اور پی ٹی آئی کارکنان نے نعرے بازی شروع کر دی۔ اس ناکے پر کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ میں آ گئی ہوں، تمام تر ناکے توڑ کر آؤ مجھے کر لو گرفتار۔ یہ غیر قانونی کام کرتے ہیں، ہم قانونی کام کریں تو پابندی عائد کر دی جاتی ہے، ہمیں تو ڈاکٹر لانے کی اڈیالہ جیل میں اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان کا سرکاری ڈاکٹر معائنہ کرتے ہیں اور مخصوص سرکاری رپورٹس جاری کی جاتی ہیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ ساری دنیا کو پتہ ہے نواز شریف کو اڈیالہ میں تو ہر وقت اپنا ڈاکٹر ساتھ رکھنے کی اجازت تھی۔ علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ عمران خان سے ملاقات نہ ہوئی تو یہیں احتجاج بھی کریں گے اور دھرنا بھی دیں گے۔ واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں اور ان کی ملاقاتوں پر پابندی کے باعث اہل خانہ اور کارکنان کئی بار احتجاج کر چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ عمران خان کو بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کی جا رہیں، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ تمام سہولتیں قانون کے مطابق دی جا رہی ہیں۔